और चलिए आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी योगेश शर्मा गोविंद सिंह डोटासरा से बातचीत कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। सबसे पहले जब हमारी सरकार बनी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुझे शिक्षा मंत्री का दायित्व दिया। सबसे पहले हमने शिक्षक की जो समस्याएं थी उसको ध्यान में रखा और जो उनका कैलेंडर था उसको ठीक करने का काम किया। उनकी जो समय सारणी थी उसको ठीक करने का काम किया। टीचर्स की एक समस्या थी कि हमें जो प्रशिक्षण दिया जाता है दूसरे ज़िलों में दिया जाता है, आवासीय होता है। 10 दिन तक महिला शिक्षिकाएं जो हैं वो जयपुर की बाड़मेर में रहती हैं, दूसरी जगह रहती हैं, तो उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। उसको गैर आवासीय प्रशिक्षण किया गया और उसके बाद में हमने जो बाल सभाएँ गांव के चौपाल के अंदर करने का काम किया, राज्य स्तर के ऊपर बाल सभा करने का काम किया। बच्चों को एक तरीके से गांव के जो प्रबुद्ध जन हैं, भामाशाह हैं, उनके अभिभावक हैं, उनके बीच में उनको प्रतिभाओं को दिखाने का काम किया। और जो सबसे शानदार काम हमारी सरकार ने जो किया शिक्षा विभाग में, वो 70 साल में किसी ने सोचा तक नहीं कि आज के ज़माने में गरीब का बेटा भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ना चाहता है। उसके मन में कल्पना होती है लेकिन वो मन महसूस के रह जाता है क्योंकि उसके पास में संसाधन नहीं होते, उसके पास में खर्च करने को प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो हमने पहली बार महात्मा गांधी जी की स्मृति में माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने एक प्रपोजल रखा कि हम इस तरीके से पहले 33 ज़िलों में 33 इंग्लिश मीडियम के स्कूल, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया और हम लोग आगे बढ़े। दूसरी साल में हमने जिन ब्लॉकों में हमारा विवेकानंद मॉडल स्कूल नहीं है वहाँ 134 को छोड़ करके बाकी 167 जो हमारे ब्लॉक थे उनमें महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले और उसका परिणाम ये रहा कि 33 ज़िलों में 11,000 और अब जब हम 201 स्कूलों में इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास 70-75 हज़ार के लगभग वो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। जो बच्चे मैं समझता हूँ जो अभिभावक 1 लाख रुपए तक का खर्चा साल का करते थे, 50,000 रुपये से लेकर के उनको निःशुल्क इंग्लिश मीडियम की स्कूलें दी जा रही है। उन स्कूलों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। वहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो सिलेक्शन करके इंटरव्यू से लगाया गया, उनका इंग्लिश मीडियम का कैडर अलग बनाया गया, स्टाफ दुगुना दिया गया, इंग्लिश मीडियम जानने और बोलने वाले जो टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, उनको लगाया गया, उनको प्रशिक्षित किया गया। और आज स्थिति यह है कि जब मुख्यमंत्री जी ने अब की बार जब घोषणा की बजट में कि 5,000 से ऊपर की आबादी वाले तमाम जो कस्बे हैं या जो रेवेन्यू विलेज हैं उनमें हम 2 साल में 1200 स्कूलें खोलेंगे, तो हमारे पास में आज भी 5,000 ऐसे अभिशंसाएँ आ चुकी हैं कि 5,000 स्कूल आप हमारी खोलिए। हर जनप्रतिनिधि की, हर प्रबुद्ध जन की एक डिमांड रहती है कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोलिए जिससे हम भी हमारे बेटे को जो है वो पढ़ा सकें। राजनीति में एक जुमला होता है कि साहब कोई नेता कौन सा किसी के घर अनाज की बोरी थोड़ी डाल के जाता है। पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वो बोरी तो डालने का काम किया कि जिस गरीब का 1 लाख रुपया 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक जो प्राइवेट स्कूलों को देना पड़ता था, वो शिक्षा जो मिलती थी उससे 21 शिक्षा फ्री के अंदर हमारी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हमने देने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ वो बोरी डालने से भी बढ़ करके आगे काम किया है कि उस बच्चे का भविष्य भी संवारने का काम कर रहे हैं और फ्री में हम एजुकेशन दे रहे हैं। स्मार्ट क्लासेज हम वहाँ लगा रहे हैं, पूरे तरीके से ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारी सरकार का है और इसका परिणाम ये है कि आप देखिए आज जिला कलेक्टर हों, IAS, RS, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, इनके बच्चे भी हमारे महात्मा गांधी के लिए जो है वो एडमिशन ले रहे हैं और लॉटरी से हमें एडमिशन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में देना पड़ रहा है। ये कहा जाता रहा है आमतौर पर कि गुणवत्ता के नज़रिए से राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में फिसड्डी रहता है, इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। उस दिशा में उस दाग को धोने के लिए क्या प्रमुख प्रयास आपकी तरफ से हुए? देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद में जो सबसे पहला बजट था उसमें मुख्यमंत्री जी ने 1580 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। उसी के अंदर 1260 स्कूलें क्रमोन्नत करने की बजट घोषणा की गई पहले बजट में और हमारे टीचर्स ने उनको खुश करके हमने अच्छे तरीके से लोगों में पढ़ाने का काम किया, जिससे जो क्वालिटी एजुकेशन में हमारा स्टेट पहले भाजपा के राज में
13वें नंबर पे था। हम हिंदुस्तान में क्वालिटी एजुकेशन में दूसरे में आए, और अब की बार जो परफॉर्मिंग जो पीजीआई इंडेक्स है उसके अंदर हमारा 20 अंक उछाल के और हम +1 ग्रेडिंग में आ गए। पहली बार हम उन 5 स्टेट में हो गए हिंदुस्तान में जिनमें सबसे बढ़िया नवाचार हुए हैं, और उसमें भी जो टीचर्स में हमने जो प्रशिक्षित उनको किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने किया, और जो क्वालिटी की एजुकेशन बच्चों को दी गई, उससे जो पैमाना है उसमें हमारा ग्रेडिंग पहला कांग्रेस शासित राज्य है। पहला कांग्रेस शासित राज्य है जिसमें इतने बड़े पैमाने के ऊपर, चाहे वो क्वालिटी एजुकेशन की बात हो, चाहे परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स के अंदर की बात हो, पहली बार इतना शानदार तरीके से हमारे उछाल आकर के हमने +1 जो ग्रेडिंग लिए। आज दिल्ली भी +1 में है। दिल्ली वाले कहते हैं हमने ये कर दिया, ये कर दिया। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 1700-1800 स्कूलें हैं। हमारे तो जयपुर ज़िले अकेले में भी है, और उसके बावजूद कहाँ बाड़मेर, जैसलमेर, कहाँ बांसवाड़ा, कहाँ आदिवासी इलाका, इंफ्रास्ट्रक्चर में आज कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। टीचर्सों की भर्ती में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। जो बीजेपी के समय में जो भर्तियां नहीं हो पाई थी वो हमने किया। आप आज HM को ले लीजिए, 2nd ग्रेड को ले लीजिए, व्याख्याता की भर्ती को ले लीजिए, 3rd ग्रेड की भर्ती भी वो कोर्ट में अटका के चले थे। आज 31,000 की फर्म भर्ती निकाल रहे हैं। वेटिंग लिस्ट का जो मामला था उसको भी कर रहे हैं। कंप्यूटर का इन्होंने कैडर नहीं बनाया था, अनुदेशकों का कंप्यूटर ICT लैब्स थी, लेकिन उसको कौन संभाले, कौन करे, तो उसके लिए भी हमने कैडर बनाने का काम किया। तो कुल मिलाकर के सभी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्वालिटी की एजुकेशन हो, चाहे समय पे स्कूल खोलने की बात हो, तमाम काम किए। और कोरोना काल में जब कोरोना आ गया तो उसके बाद में हमने हवा महल, स्माइल प्रोजेक्ट, ई-कक्षा, आओ घर से सीखें, साला दर्पण, मतलब सारों को ऐसे करके किया कि रेडियो, टेलीविज़न सबके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया, और वर्कबुक दी हमने बच्चों को, और घर घर जाके हमारे टीचर्स ने पढ़ाया। और आपने देखा होगा कल परसों कवरेज भी आया था कि ऊंट पे जाकर के रेगिस्तान में हमारे टीचर घर घर जाकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान देश के उन टॉप राज्यों के 1, 2, 3 राज्यों में शुमार है जहाँ पर कोरोना काल में सबसे बेहतर मैनेजमेंट के साथ साथ में एजुकेशन में भी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, और एक भी बच्चे का साल बर्बाद हमने नहीं होने दिया इन 2 साल में कोरोना होने के बावजूद, और उनके स्टैंडर्ड में भी कोई कमी नहीं आने दी। 80 लाख विद्यार्थी लगभग हैं जो कोरोना काल में प्रभावित हुए राजस्थान के। किस तरह से, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है गाँवों में, ढाणियों में, किस तरह का रोड मैप आपने बनाया जिससे उनकी शिक्षा सुचारू चले? देखिए, दूरदर्शन, रेडियो, स्माइल, एंड्रॉयड फ़ोन, ये सब हमने काम में लिया। इसके अलावा वो जिनके पास में इस तरह का कोई संसाधन नहीं था, उनको भी हमने आओ घर से सीखे, बैक टू होम कार्यक्रम चलाया, और हमने वर्क बुक दे करके घर घर जा करके उनको वर्क बुक दी गई, उनसे काम करवाया गया। फिर वापस टीचर उनके घर जा करके कलेक्ट करके उसकी कॉपी जांच रहा है, उसकी वर्क बुक जांच रहा है, और उसको फिर दूसरे में आगे गाइड कर रहा है, दूसरा बता रहा है। हर क्लास टीचर 10 बच्चों से अनिवार्य रूप से वो रोज़ाना बात कर रहा है, और कभी 10 दूसरे बच्चे होंगे, फिर नेक्स्ट डे दूसरे बच्चे होंगे। पूरी तरीके से कांटेक्ट बना करके अभिभावकों के साथ, टीचर्स के साथ, वर्क बुक के साथ, हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसको दी हमने, ऑनलाइन भी किया, और उनको घर घर भी पहुंचाने का काम किया। तो कुल मिला के इस तरीके का वातावरण कि हमारे बच्चे को हमने हर तरीके से टच किया, और इसी का परिणाम है। आप देखिए कि अब की बार 4.5 लाख जो है बच्चे, वो जो ड्रॉप आउट बच्चे रहते थे वो नहीं रहे, और 4.5 लाख का आंकड़ा हमने जो पिछले साल का हमारा पिछली बार का जो सरकारी स्कूलों में एडमिशन का, उससे बढ़ोतरी पहली बार हुई है। तो आप समझ सकते हो कि कितना शानदार तरीके से, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, उसके प्रति, हमारी सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों का और बच्चों का रुझान बढ़ा है। अमूमन ये देखा जाता रहा कि पिछले कार्यकाल जो रहा भारतीय जनता पार्टी का, कई आंदोलन शिक्षा मंत्री के खिलाफ होते थे, शिक्षा विभाग की नीतियों के खिलाफ होते थे। कई बार हमने आंदोलनों को कवर भी किया। बीते 2.5 साल में ऐसा कोई बड़ा आंदोलन आपके इस कार्यकाल में नज़र नहीं आया, क्या कारण रहे? देखने, हमने सबसे पहले तो गुरु का सम्मान किया कि जो शिक्षक है वो माँ बाप नहीं, लेकिन माँ बाप से कम भी नहीं बच्चे के लिए, उसकी समस्याओं का समाधान किया। उसके बाद में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमने
उन बच्चों को घर घर तक टीचर और बच्चे का जो कनेक्शन, अभिभावक और टीचर का जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को करने का काम किया। और जो टीचर्स की समस्याएं ही, आप देखिए, जब मैं शिक्षा मंत्री बना था तो 15-16 हज़ार ऐसी परिवेदनाएं थी जो बरसों से उनकी शिक्षकों की लंबित थी। हमने मंडल वाइज उनके कैंप लगाए, कैंप लगा करके उसको जीरो किया। हमने जो शिक्षक की समस्याएं थी कि साहब हमारी एसीपी की समस्या है, हमारी मेडिकल बिल की समस्या है और कोई समस्या है, तो हमने साला दर्पण के ऊपर उसको पहली बार ऑनलाइन करने का काम किया। फिर टीचर लिए घूमते थे, साहब हमारा ट्रांसफ़र है, ये आवेदन है, तो हमने उसको भी ऑनलाइन करने का काम किया। हमने टीचर्स की जो हाज़िरी है, वो डेली हाज़िरी, हमने उसको साला दर्पण पे ऑनलाइन किया। अगर डिपुटेशन हमको करना पड़ रहा है किसी वजह से, तो उसको भी हमने ऑनलाइन करने का काम किया। पूरे तरीके से टीचर्स की जो समस्याएं थी उसको हमने ठीक करने का काम किया। और टीचर इस बात को लेकर के हमेशा परेशान रहता था, उसको मिड डे मील का खाना बनाना पड़ता, ये बनाना पड़ता। उसके लिए भी जब केंद्र सरकार ने हमें नियमों में ढील दी तो हमने उसको लेकर के भी कम्बो पैक का वितरण करके उसके घर घर पहुंचाने का काम किया। आज मुख्यमंत्री जी ने अब की बार बजट में घोषणा की है कि 1 से 8 तक के लिए ड्रेस ही हम खरीदेंगे। तो टीचर को, अभिभावक को, बच्चे को, हमारे स्कूलों के सुदृढ़ीकरण को, आईटी जो लैब हैं, हमारे आईसीटी लैब्स हैं, उनमें भी हम भारत सरकार से पैसे ज़्यादा लेकर के आए हैं। हमने बाल सभाओं के माध्यम से, और एक नवाचार जो हमने किया था कि एनुअल फंक्शन सरकारी स्कूलों में नहीं होते थे, प्राइवेट में होते थे, हमने एनुअल फंक्शन सब में कराए, जिससे 100 करोड़ के लगभग हमें भामाशाहों से भी पैसा मिला। पहले 50-60 शिक्षक जो है वो पुरस्कृत 1 साल में होते थे, हमने उसको 1100 की संख्या बढ़ा दी। ब्लॉक से लेकर के जिला और स्टेट लेवल के ऊपर उन जो टीचर्स हैं उनको हमने पारितोषिक देने का काम किया, पुरस्कृत करने का काम किया। पुरस्कृत जो टीचर्स हैं उनके लिए भी, चाहे प्लाट की फ्लैट की बात हो, चाहे उनको निःशुल्क बस के अंदर यात्रा करने की बात हो, उसके लिए भी हमने किया। और अभी रूल्स में 70 और 73 से लेकर के जो रूल्स थे वो इस तरीके के बने हुए थे कि आप देखिए, शारीरिक शिक्षक व्याख्याता की पदोन्नति 2nd ग्रेड से नहीं हो रही थी। जो डीओ थे, हमारे 350-400 के लगभग पद खाली थे, उनकी नहीं हो रही थी। डीओ से ऊपर के जो पद थे उनके लिए हमारे पास, विभाग के पास में ऐसी शर्तें लगाई हुई थी कि उसके हमें जो अधिकारी मिल ही नहीं रहे थे। तो उन सबको हमने ठीक करने का काम किया। और जो व्याख्याता और प्रधानाध्यापक का जो आपस का ग्रेड का विवाद रहता था उसको भी समाप्त किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार 12,500 के लगभग नए वाइस प्रिंसिपल के पद स्वीकृत किए। 10वीं की स्कूल में भी प्राचार्य को किया। व्याख्याता अगर कोई बन रहा है तो उसकी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उसको एक किया। एक करने के कारण से जो है हमारी क्वालिटी एजुकेशन में सुधार आएगा, क्योंकि जो ग्रेजुएशन करेगा वो उसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, तो मैं समझता हूं कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस विषय को बच्चों को पढ़ा पाएगा। तो जितने भी नियम थे उनको सबको हमने किया। और आपने देखा जो शिक्षक संगठन, चाहे कोई सा भी शिक्षक संगठन हो, तमाम, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हों, दूसरे हों, कोई भी हों, किसी भी विचारधारा के हों, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि हमारी बरसों से लंबित जो शिक्षकों की समस्याएं थी उनका समाधान किया, रूल्स में भी संशोधन किया। जो शिक्षक संगठन है वो घूमते रहते थे, हमने उनको भी बैठा करके बात की है, शिक्षा संकुल में बात किया। अब भी हम शिक्षक संगठनों की गिरदावरी करने की भी बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है, आइए, जो लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे संगठन काम कर रहे हैं, वो उनको हम मान्यता दें, जिससे उनकी जो समस्याएं हैं उनके द्वारा हमारे पास आएंगे तो हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। 31,000 टीचर की हम लोग भर्ती कर रहे हैं, 19,000 टीचर की हमने फिर भर्ती निकाल दी। उसकी भी हम जो वो कैटेगरी जो है तय कर रहे हैं कि कौन कौन से होंगे। कंप्यूटर टीचर वाला भी जो है हमने ग्रेड भी बना दिया और भर्ती जल्दी निकालेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी अनुदेशक हम ले रहे हैं, एक समय बाद में एक समय तय कर देंगे, उसके बाद में 100% वो नियमित होगा। वो किसी को कोई निकाल नहीं सकता उसको लेने के बाद में। ये थोड़ी बहुत भ्रांति जो फैलाई जा रही है, जिस दिन भी हम विज्ञप्ति निकालेंगे उसको पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की एक ही मंशा है कि एक भी भर्ती हमारी कोर्ट में अटकनी नहीं चाहिए। अगर भर्ती है तो उसको वापस लाइए। आपने देखा होगा कि जो वेटिंग लिस्ट का SLP हमने कर रखी थी, उस SLP को वापस लेने का मुख्यमंत्री जी ने परमिशन दिया और हमने विभाग में निर्णय किया। बाकी कुछ वेटिंग निकालने की जो बातें कर रही हैं
उनको भी हम लोग करेंगे। तो कहने का मतलब चाहे शिक्षित बेरोजगारों की समस्या हो उसका हम समाधान कर रहे हैं, टीचर्स की समस्या का समाधान कर रहे हैं, अभिभावक की जो समस्या है उसका समाधान कर रहे हैं। प्राइवेट और सरकारी में हमेशा ही एक विवाद रहता था, पहले भी रहा, फीस को लेकर के भी रहा, लेकिन उसको भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से सुलझाने का काम किया। अभी भी एक विवाद आ रहा है, उसको भी हम लोग कह रहे हैं कि मिल बैठ के सुलझा देंगे, कोई इस तरह की बात नहीं है। कहने का मतलब कि सरकारी शिक्षा में 2.5 साल में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, मैं समझता हूँ कि आज तक कभी नहीं हुए और सब लोग खुश हैं। शिक्षा विभाग में हर वर्ग खुश रहना, जनप्रतिनिधि भी खुश, टीचर भी खुश, अभिभावक भी खुश, गांव के मोजी लोग भी खुश। एनुअल फंक्शन हुआ तो 2-2, 5-5 हज़ार लोग एक स्कूलों में आ रहे थे। 100 करोड़ रुपए बाबा साहब ने पूरे राजस्थान में दिया। आप देखिए, ऐसे कोई दे सकता है क्या? कोई कमरा दे रहा है, कोई स्टूल दे रहा है, कोई कमरे दे रहा है, कोई फर्नीचर दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नवाचार एक जो हमने तैयार किया कि संभाग वाइज हम लोग गए, मैं गया, खुद गया, मेरा प्रमुख शासन सचिव कोटा में किया, हमने बीकानेर में किया कि भाई आओ चले विद्यालयों की ओर। तो ये कार्यक्रम था जिससे पीओ जो लेवल के लोग हैं वो आएँ, उनसे पूछें, उनकी समस्या पूछें, उनसे सामने रूबरू हों, ये करने का काम किया। अब एक बीड़ा मैंने उठाया है कि हम लोग जो भी कोर्ट केसेज हैं, चाहे वो शिक्षक के हैं, चाहे वो शिक्षक के खिलाफ हैं, चाहे डिपार्टमेंट के खिलाफ हैं, उनके लिए जल्दी ही एक कार्य योजना बना करके हम हमारी शिक्षा विभाग की अदालत लगाएंगे, उसमें उन लोगों को बुलाएंगे और अदालत लगा करके उनके मुकदमों का उनको कोर्ट में नहीं जाना पड़े। अगर उनका किसी का कोई हक बनता है, उस समस्या का समाधान हम हमारे डिपार्टमेंट के स्तर के ऊपर करेंगे, जिससे उन लोगों को कोर्ट में नहीं जाना पड़े। कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्या अलग कैडर बनेगा? बिल्कुल, जो कैडर बनेगा, और ये हमारी जो अनुदेशक लेने की जो बात की गई है उसमें एक समय बाद में वो 100% स्थायी होंगे, उनके लिए अलग कैडर बनेगा। उनकी वेतन श्रृंखला निर्धारित की गई है, वेतन श्रृंखला के आधार पर उनकी प्रमोशन की व्यवस्था की गई है। उनके जो जैसे जैसे औरों के टीएडीए बढ़ते हैं वैसे के वैसे बढ़ेंगे। किसी तरीके से किसी भी टीचर को, किसी भी व्याख्याता कंप्यूटर टीचर को तो हम वैसे ही आरपीएससी से लेंगे, लेकिन जो अनुदेशक और वरिष्ठ अनुदेशक है, अनुदेशक हम लेंगे, उसको वापस नहीं निकाला जाएगा। किसी को भ्रांति रखने की जरूरत नहीं है। जो लोग बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो आएँ, हमारी बात को सरकार क्या चाहती है वो समझें और अपनी एग्जाम की तैयारी करें। हम जल्दी इसकी विज्ञप्ति निकालेंगे, वो अपनी एग्जाम दे करके अपनी नौकरी पाएँ। उनको किसी तरीके से किसी को वापस नहीं निकाला जा रहा है। टीसी को लेकर बहुत हल्ला हो रहा है, निजी संचालक अपनी मांग उठा रहे हैं, तो क्या ये निजी संचालकों की पीड़ा सही है कि क्या इसको तूल दिया जा रहा है बेवजह? जो कोरोना काल था उसमें कई तरह की दिक्कतें आई हैं। अभिभावकों के लिए भी फीस चुकाने में भी प्रॉब्लम आई, प्राइवेट स्कूलों वालों के भी अपने टीचर्स की तनख्वाह चुकाने की भी प्रॉब्लम आई। लेकिन ये जो फैसला हमारा लिया गया है कि एक बार हम लोग प्रोविजनली एडमिशन बिना टीसी देंगे, जिससे कोई भी हमारा बच्चा जो है वो ड्रॉप आउट नहीं हो। क्योंकि जब हमारे आरटी कानून बन चुका है मनमोहन सिंह जी के समय, तो हमें 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी है। जब अनिवार्य रूप से देनी है तो टीसी के अभाव में वो कहीं ड्रॉप आउट होकर के अपने घर नहीं बैठ जाए। इसलिए हमारे विभाग ने ये कहा है कि प्रोविजनल हम एडमिशन देंगे, बाकायदा उसका इंदराज होगा प्रोविजनल के आधार पे, और उसको कहा जाएगा कि वो 2 महीने 3 महीने में एक समय अवधि दी जाएगी, उसके अंदर अपनी जहाँ पहले की स्कूल थी उससे वो सेटल करके और वो टीसी लाए और वो टीसी जमा करा दे। लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो सेशन उसने लास्ट में पढ़ा है उसके अलावा अगर आप लोग ये कहते हैं कि हमारा 2 साल का बकाया, 4 साल का बकाया, तो ये गलत है। एक क्लास में अगर तुम्हारे पास बच्चा था और दूसरी क्लास में आ रहा है तो आपको उसका हिसाब पहले करना चाहिए था, एडमिशन लेने से पहले। जब आप तो ये कह रहे हो कि कोई बिना टीसी एडमिशन ही ले ले और आप 5 साल के पैसे कैसे मांग सकते हो, तो कुछ उनको समझना पड़ेगा। कुछ हम लोग अभिभावक जिनको हमने जो प्रोविजनल एडमिशन दिया उनको भी हम सबको कहेंगे कि आप टीसी लाइए। ये पहले से कानून है कि टीसी लाना है, लेकिन उसके साथ में प्रोविजनल एडमिशन करने का प्रावधान कानून में पहले से है। ये थोड़ा सा समझ का फेर रहा है, मैं समझता हूँ। अब मैं क्लियर कर देता हूँ इसको कि प्रोविजनली एडमिशन हम इसलिए ले रहे हैं कि आरटी के कानून की हमें पालना करनी है। अनिवार्य रूप से सब बच्चों को, प्रदेश के सब बच्चों को पढ़ाना है। किसी भी तरीके से एक भी बच्चा वहाँ पर ड्रॉप आउट नहीं रहे, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग एक समय बाद में उनसे टीसी भी कहेंगे। सीबीईओ, डीईओ, जेडीए स्तर के जो अधिकारी हैं
शिक्षा विभाग के अधिकारी होते हैं, इसके बावजूद क्या ये माना जाए कि जो डेपुटेशन का काम है उसको लेकर केंद्रीय जो व्यवस्था है वो कहीं पावरलेस होती है? नहीं, देखिए, अब जनप्रतिनिधियों की भी डिमांड रहती है, टीचर्स की भी डिमांड रहती है। डेपुटेशन एक तरीके से तो डेपुटेशन सही मायने में दूसरे विभाग में जाने वाला ही डेपुटेशन होता है। शिक्षण व्यवस्था की व्यवस्था है कि कहीं टीचर कम हैं तो फिर हम ज़्यादा हैं वहाँ से उठा करके उसकी कम जहाँ टीचर है उस स्कूल की शिक्षण व्यवस्था करें। लेकिन फिर भी ये चलता रहा है, तो हमने पहली बार ये किया है कि कोई भी अगर शिक्षण व्यवस्था उसको डेपुटेशन चाहिए तो वो डायरेक्टर को प्रपोजल डीओ के माध्यम से भेज दे और वो वहाँ पर एक साला दर्पण में इंद्राज करके उनको परमिशन देते थे, जिससे हमारे पास रिकॉर्ड रहे। हमारे पास जब मैं आया तब 55,000 टीचर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कि वो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह कहाँ से उठ रही है, वो क्या कर रहे हैं। तो उस व्यवस्था को हमने सुधारने के लिए ये एक व्यवस्था की है कि हम केंद्रीकृत व्यवस्था करेंगे, जिससे हमारे पास में ध्यान में रहे कि हमारे इतने टीचर हैं, इतने कार्मिक हैं, इतने डेपुटेशन पे हैं, इतने हमारे पास में आज विद्यालय में। अब आज एक क्लिक के माध्यम से मेरा विभाग ये बता सकता है कि आज हमारे पास में इतने टीचर हैं, जिसमें से इतने टीचर पदस्थापित हैं और इतने टीचर आज स्कूल में आए हैं, इतने टीचर छुट्टी में हैं, इतने टीचर डेपुटेशन पे हैं। स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर क्या पदों की गणना का विचार सरकार रखती है? निश्चित रूप से देखिए, एलिमेंट्री स्टाफिंग पैटर्न तो हमने कर दिया और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उर्दू विषय के लिए कहा है वो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और जल्दी उसका फैसला हम लोग कर देंगे। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा है उसका स्टाफिंग पैटर्न न बीजेपी कर पाई थी, न अभी तक हम कर पाए थे। लेकिन अब जो ये नियमों में संशोधन हो गया है, अब उसके बाद में हम लोग स्टाफिंग पैटर्न माध्यमिक का भी हम लोग कर देंगे। स्थानांतरण से पहले क्या आवश्यकता शिक्षकों को राहत मिलेगी इस पैटर्न जी? स्टाफिंग पैटर्न? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहाँ बच्चे ज़्यादा हो गए वहाँ टीचर ज़्यादा चाहिए, तो माध्यमिक का अगर स्टाफिंग पैटर्न होगा तो हमें उससे फ़ायदा मिलेगा और हम जल्दी इसको स्टाफिंग पैटर्न कर देंगे, क्योंकि अब वाइस प्रिंसिपल भी हमने दे दिया है। जहाँ बच्चे ज़्यादा होंगे वहाँ और टीचर दे देंगे। उर्दू वाला भी 20 पे जो टीचर देने की बात की है, तो वो सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी। युवाओं का एक बड़ा वर्ग है जो पीजी और यूजी में एक ही विषय नहीं होने से बहुत परेशान है, आक्रोशित है। किस तरह से इनको आप राहत? नहीं, देखिए, क्वालिटी एजुकेशन तो चाहिए हमको। क्वालिटी एजुकेशन के साथ हमारी सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। ये शिक्षा विभाग किसी को एडजस्टमेंट का विभाग नहीं है। यहाँ पर बच्चा हमारा केंद्र बिंदु है और बच्चे को अच्छी शिक्षा, क्वालिटी की शिक्षा देने के लिए हम टीचर की भर्ती करते हैं। इसलिए टीचर की भर्ती वही होनी चाहिए जो क्वालिटी एजुकेशन दे सके। इसलिए ये जो नियम किया गया बहुत सोच समझ के किया गया, इसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब मंत्रालय आपके पास है, क्या कुछ आगे का रोड मैप आपके जहन में है? रोड मैप एक ही है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बननी चाहिए। हमने इसके लिए बहुत काफ़ी मेहनत की है और मेहनत करके हमने आगे माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है कि इसका एक प्रेजेंटेशन आप लें और कैबिनेट में इसको रख करके जो भी आप फैसला करें, तो ट्रांसफ़र पॉलिसी 100% होनी चाहिए। इस मत का मैं हूँ। तो मेरा अगला प्रयास यही रहेगा कि इन सब चीज़ों के साथ साथ हम ट्रांसफ़र पॉलिसी ले करके इसको आगे बढ़ाएं। डोटासरा जी, कैसे आप सरकार और सत्ता संगठन के बीच में तालमेल करके चलते हैं? किस तरह से दोनों पदों के साथ न्याय कर पा रहे हैं? पर्यटन भी अब आपके पास आ गया है। मुझे जब भी जो भी काम दिया गया है पार्टी के द्वारा, मैंने बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ में उसको पूरा किया और उसी का जो पारितोषिक मुझे मिल रहा है कि आज मुझे मंत्री भी हूँ तो मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। और मैं जिस दिन मुझे ये लगेगा कि मैं किसी भी पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उस दिन मेरे पार्टी के आला नेताओं को मैं कह दूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि एजुकेशन में मैंने बेहतर काम किया और संगठन में भी 12 महीने में अच्छा काम किया है। बाकी पार्टी आला कमान का काम है, जो जिम्मेदारी जिस को देती है वो उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। टूरिज्म को लेकर क्या दो शब्द कहेंगे? टूरिज्म को लेकर के फोकस होना चाहिए। टूरिज्म हमारी जान है। यहाँ पे लोग आएंगे, उनको रोज़गार मिलेगा। जो आरटीडीसी होटलें हैं आज
10-10 साल से घाटे में, 20 साल से घाटे में चल रही हैं, वो बंद पड़ी हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं कल भी मीटिंग की है, मैंने 2 मीटिंगें पहले भी की हैं और जल्दी से जल्दी हमने कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी हमारी जो है वो जो ही 15-20 दिन में हमारे पास रिपोर्ट आएगी, हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, आरटीडीसी को भी सुधारेंगे, पर्यटन को भी ठीक करेंगे। और पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 करोड़ का बजट दिया है। मैं समझता हूँ टूरिज्म के लिए इससे बढ़िया कोई तोहफा कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री दे नहीं सकता है। इसको हम लोग कैसे आगे बढ़े, क्योंकि कोरोना काल के कारण से शिक्षा और टूरिज्म में सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ सफ़र हुए हैं, तो इनको हम लोग ठीक करेंगे। हमारी बात हुई बहुत तफसील के साथ पूरे शिक्षा विभाग के महकमों को लेकर और जो नया विभाग है गोविंद सिंह डोटासरा का टूरिज़्म को लेकर, और कई नवाचार शिक्षा विभाग में उन्होंने किए और भावी रोड मैप यही है कि तबादला नीति बननी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि चाहे वो टीसी का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षाओं वर्ग के लिए, शिक्षा वर्ग के लिए अदालत लगाने का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा पहल करने जा रहे हैं, जो आगामी दिनों में उसके रिजल्ट्स हमें नज़र आएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र सैनी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।